बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद। नाज़रीन, आज के सुईलाक में आज़ाद कश्मीर के हवाले से मुख्तलिफ़ ख़बरें हैं, उनके हवाले से डिस्कशन करनी है। सबसे पहले तो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो हैं सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी, उनकी जानिब से पहला नोटिस लिया गया है। हम आए दिन ख़बरों में सुनते रहते हैं कि इमरान ख़ान साहब ने ये नोटिस ले लिया, चीफ़ जस्टिस ने ये नोटिस ले लिया, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की जानिब से भी पहला नोटिस लिया गया है। वो पहला नोटिस क्या था, उसकी डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। और दूसरा, सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने तमाम लोगों को गलत साबित कर दिया है, और इस मरतबा जिस स्पीड से वो जा रहे हैं, रिकॉर्ड तो एक उन्होंने कायम किया है। बैरिस्टर सुल्तान जो कि बहुत मकबूलियत उन्हें हासिल है, ख़ास तौर पर ओवरसीज़ कश्मीरी जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा मकबूल हैं, लेकिन उन्होंने भी सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने बैरिस्टर सुल्तान महमूद को भी पीछे छोड़ दिया है, और बतौर वज़ीर-ए-आज़म एक बड़ा रिकॉर्ड उनकी जानिब से बनाया गया है। वो क्या है, किस तरह से उन्होंने बैरिस्टर सुल्तान को भी पीछे छोड़ दिया है, किस तरह से, किस तेज़ी से अपनी वो जगह बनाते जा रहे हैं, इस हवाले से भी बहुत अहम तफ़सीलात हैं, वो भी आपके सामने रखूँगा। और आखिर में नाज़रीन, कश्मीर कौंसल का इंतखाब जो कि सिर्फ 2 दिन रह चुके हैं, 2 दिन कबल यानी कि 48 घंटे कबल की क्या सूरत हाल है, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स इसमें हुई हैं। जोड़ तोड़ का सिलसिला इसमें कहाँ तक पहुँचा है, इसके अलावा जो काबीना वाला मामला है वो कहाँ तक पहुँच चुका है, क्योंकि कश्मीर कौंसल इंतखाबात, फिर उसके बाद अगले दिन ही जो सदर आज़ाद कश्मीर का हल्फ होगा, और उसके बाद काबीना की अनाउंसमेंट होगी। तो अब काबीना वाला मामला भी बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। जोड़ तोड़ का इसमें सिलसिला, सिफारिशें, फ़ोनें, ये तमाम मामलात इस वक्त चल रहे हैं। इसके क्या अपडेट्स हैं, ये भी आज के इस व्लॉग में आप तमाम नाज़रीन के सामने में रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो सदर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के हवाले से बात करता हूँ। तो सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की जानिब से भी एक अवामी वज़ीर-ए-आज़म वो साबित होते जा रहे हैं, और अवामी वज़ीर-ए-आज़म इस तरह से कि आज़ाद कश्मीर वज़ीर-ए-आज़म के जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस के जो दरवाज़े हैं वो ओपन कर दिए गए हैं, और मुलाकातों का सिलसिला हर वक्त आज़ाद कश्मीर वज़ीर-ए-आज़म का वो जारी रहता है, और दिन में कई हज़ारों लोगों से मुलाकातें सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की जानिब से की जा रही हैं। और अवाम के अंदर जो एक तासुर भी दिया जा रहा था कि इमरान ख़ान साहब ने बैरिस्टर सुल्तान महमूद या सरदार तनवीर इलियास को छोड़ के इन्हें वज़ीर-ए-आज़म बनाया है, कोई इन्हें जानता नहीं है, या इनका सियासी बैकग्राउंड या इनकी मकबूलियत उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उन्होंने ये तमाम चीज़ों को गलत साबित कर रहे हैं, और जिस तरह से वो अवाम में मकबूल होते जा रहे हैं वो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, और बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के फ्यूचर के हवाले से। और ज़राए के मुताबिक नाज़रीन, अब तक जब से लेकर आज़ाद कश्मीर वज़ीर-ए-आज़म वो मुंतखब हुए हैं सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी, तब से लेकर अब तक जो मुलाकातों का सिलसिला है, जो अवाम के मसाइल सुनने का सिलसिला है, वो आज़ाद कश्मीर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जारी है। और सोर्सेज़ के मुताबिक नाज़रीन, 70,000 से ज़ायद लोगों से इस वक्त तक सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी मुलाकात कर चुके हैं, उनके मसाइल सुन चुके हैं। ये नाज़रीन एक बहुत बड़ा फ़िगर है, जो कि सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की यकीनन मकबूलियत में इजाफ़ा करेगा। ना सिर्फ मसाइल के हल तक, बल्कि मीडिया में रहने और ख़बरों में रहने का गुर भी वो जानते हैं, और एक पहला नोटिस उनकी जानिब से लिया गया है। और गुज़श्ता दिनों आज़ाद कश्मीर में ही एक वाक़या पेश आया था, एक नौजवान के ऊपर पुलिस तशद्दुद के हवाले से, उसका उन्होंने नोटिस लिया। ना सिर्फ नोटिस लिया, बल्कि वो जो नौजवान लड़का था, उस नौजवान लड़के को वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हाउस में बुलाया भी गया, उससे मुलाकात भी की गई, उसकी दाद रसी भी की गई, उसे इंसाफ की यकीन दहानी भी कराई गई, और साथ में ये ऐलान भी किया गया कि आज़ाद कश्मीर में कानून की बालादस्ती होगी, और ये जो तमाम वाक़यात हो रहे हैं अब इस तरह से नहीं होगा। वो दिन रात जो है वो काम करेंगे और मसाइल का हल करेंगे। तो ये नाज़रीन जो 70,000 से ज़ायद की फ़िगर है,
یہ ایک بڑی حیران کن فگر ہے کہ اتنے کم دنوں میں اتنے زیادہ لوگوں سے ملاقاتیں کرنا، ان کے مسائل سننا، اور اوبیسلی جب آپ ڈائریکٹ عوام کے ساتھ ملتے ہیں تو اس کا امپیکٹ ڈائریکٹ عوام کے اوپر پڑتا ہے اور آپ کی مقبولیت بلا شبہ اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، نہ صرف عوام بلکہ جو سیاست ہے آزاد کشمیر کی، جو مختلف پارٹی رہنما ہیں، ان کے ساتھ بھی سردار عبدالقیوم نیازی کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بیرسٹر سلطان محمود، جنہیں سردار عبدالقیوم نیازی کی جانب سے فوراً لوپ میں لیا گیا جب وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بنے، اوبیسلی بہت سارے سوالات اس وقت اٹھے، خاص طور پر بیرسٹر سلطان محمود کی مقبولیت کے حوالے سے کہ جتنے وہ زیادہ مقبول ہیں، ان کو چھوڑ کر سردار عبدالقیوم نیازی کو وزیر اعظم جو ہے وہ بنایا گیا، لیکن انہوں نے سردار عبدالقیوم نیازی کی جانب سے اس وقت بھی بیرسٹر سلطان محمود سے ملاقات کی گئی، ان سے انہوں نے مبارکباد بھی لی، انہیں لوپ میں بھی لیا، اور یہ جو ملاقات تھی ان کے لیے سود مند ثابت بھی ہوئی، اور میرے خیال سے جو بیرسٹر سلطان محمود نے صدر کا عہدہ ایکسیپٹ کیا ہے، یہ بھی اس ملاقات کا ایک نتیجہ ہو سکتا ہے۔ اس ملاقات کا امپیکٹ ان کے فیصلے پر، بیرسٹر سلطان محمود کے فیصلے کے اوپر ہو سکتا ہے، کیونکہ اوبیسلی بہت اپسیٹ تھے جب انہیں وزیر اعظم نہیں بنایا گیا، لیکن جس انداز میں سردار عبدالقیوم نیازی نے بجائے اس کے کہ وہ پراؤڈ کرتے، انہوں نے سب کو ساتھ لے کر چلنے کا فیصلہ کیا، سب سے ملاقاتیں کی، اور پارٹی کے اندر بھی وہ اپنی پوزیشن مستحکم کرتے جا رہے ہیں، اور جو ایک ایکسیپٹنس تھی، شروع میں انہیں ایکسیپٹ اس طرح سے نہیں کیا جا رہا تھا، عمران خان صاحب کا فیصلہ تھا جس کی وجہ سے انہیں ووٹس تو پڑے، لیکن اس طرح سے ایکسیپٹنس نہیں تھی۔ اب پارٹی کے اندر ان کی ایکسیپٹنس بھی آتی جا رہی ہے، خاص طور پر بیرسٹر سلطان محمود سے ان کی ملاقات، پھر بیرسٹر سلطان محمود جب صدر بنے، صدر بننے کے بعد بھی وزیر اعظم اور صدر کی آپس میں ملاقات ہوئی، معاملات آپس میں ڈسکشن جو ہے وہ ہوئی، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو بیرسٹر سلطان محمود کو بھی سپورٹ کرتے تھے، انہوں نے اپنا مائنڈ کلیئر کیا، اور وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا، جو کہ بلا شبہ مستقبل میں بہت زیادہ انہیں فائدہ دینے جا رہا ہے، کیونکہ شروع سے ہی اس حوالے سے باتیں چل رہی تھی کہ شاید سردار عبدالقیوم نیازی 6 ماہ بعد تبدیل ہو جائیں گے، لیکن جس طرح سے وہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں عوامی سطح پر بھی اور پارٹی کے اندر بھی، تو یہ ناظرین بڑا جو ہے وہ ان کی جانب سے اہم اقدام ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ اپنی ایکسیپٹنس لوگوں میں بھی اور پارٹی کے اندر بھی کروا رہے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین میں آتا ہوں اور آپ کو آزاد کشمیر کی جو ایک تو کونسل انتخابات ہے اور دوسرا کابینہ، اس کے حوالے سے کچھ اپڈیٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو ناظرین 48 گھنٹے رہ چکے ہیں کونسل انتخابات میں، ویسے تو 4 جو نشستیں ہیں ان میں سے آلریڈی یہ چیز کلیئر ہے کہ 3 نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو ملیں گی اور 1 نشست پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جائے گی، کیونکہ جس طرح سے تعداد ہے اسمبلی میں 32 تو پی ٹی آئی کے پاس آلریڈی موجود ہیں، 2 ان کے اتحادی ہیں، ایک مسلم کانفرنس اور ایک جے کے پی پی، اوبیسلی یہ 34 ووٹ انہی کے پاس ہیں، جس کی بنا پر 3 نشستیں وہ حاصل کر لیں گے۔ پیپلز پارٹی کے پاس 1 نشست رہے گی، مسلم لیگ نون کے پاس کوئی بھی نشست نہیں جائے گی، لیکن اوبیسلی جو ناراضگی کا ایک سلسلہ تھا پارٹی کے اندر بھی، خاص طور پر سردار تنویر الیاس کے حوالے سے، وہ تمام تر معاملات کونسل انتخابات میں تو ٹھیک ہے، جو اناؤنسمنٹ ہونی تھی ناموں کی وہ ہو چکی، وہ تو اب تبدیل نہیں ہوں گے، انہیں ووٹ دینا ہی پڑے گا، اوبیسلی پارٹی جو ہے جو ایک مرتبہ بندہ سلیکٹ ہو گیا اسی کو ہی ووٹ دیا جائے گا، لیکن کابینہ والے معاملے پر اس وقت بھرپور زور لگایا جا رہا ہے۔ جو ممبران ہیں، یہ جو گروپس ہیں خاص طور پر سردار تنویر الیاس کے، وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ان کے جو گروپ کے ممبرز ہیں انہیں کابینہ میں شامل کیا جائے، انہیں وزارتیں دی جائیں، اور آئندہ آنے والے خاص طور پر یہ جو 3 دن ہیں یا کونسل انتخابات 23 کو ہیں اور پھر اس کے بعد 24 کو جو حلف ہوگا صدر آزاد کشمیر کا، اس کے بعد کابینہ کی اناؤنسمنٹ کر دی جائے گی، تو ان 3 دنوں کے اندر اور خاص طور پر کونسل انتخابات سے پہلے کابینہ میں زیادہ سے زیادہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا جا رہا ہے۔ سورسز کے مطابق مختلف ملاقاتیں بھی وہاں پر کی جا رہی ہیں، فون بھی گھمائے جا رہے ہیں،
सिफारिशें भी कराई जा रही हैं कि वजारतें उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा दी जाएँ, क्योंकि ये बहुत इम्पैक्ट डालने जा रहा है। आगे जब काबीना की सिलेक्शन हो जाएगी तो ऑब्वियसली वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत जो काबीना होगी मिलकर ही फ़ैसले किए जाते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा कि किस ग्रुप के पास वज़ारतें जो हैं वो ज़्यादा हैं। दूसरी तरफ बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो हैं वो उन्होंने अपने आप को एक मरतबा फिर से ज़रीक़ सियासतदान साबित किया है और बड़ी ख़ामोशी के साथ और ज़बरदस्त अंदाज़ में वो सियासत कर रहे हैं। ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर वज़ीर-ए-आज़म के साथ उन्होंने अपने मामलात को ठीक किया, इसके अलावा सदर का ओहदा भी उन्होंने एक्सेप्ट किया। काबीना में भी अब सोर्सेस ये बता रहे हैं कि ज़्यादा वज़ारतें उन्हीं के थ्रू ही मेंबरान को या उन्हीं के ग्रुप्स को जो है वो मिलेंगी। तो ये जो तहम्मुल मिजाजी का मुज़ाहिरा किया है ये ऑब्वियसली उनके एक्सपीरियंस की वजह से उन्होंने किया है। लेकिन दूसरी तरफ सरदार तनवीर इलियास मुसलसल अपसेट होते जा रहे हैं। लेकिन खैर अब जब काबीना की अनाउंसमेंट सामने आएगी तो उसमें मज़ीद चीज़ें क्लियर होंगी। काबीना में कौन कौन शामिल होगा, बहुत सारे नाम मैंने आपके सामने रखे थे कि इन अफराद को काबीना में शामिल किया जाएगा। बड़े सीनियर नाम भी उसमें मौजूद हैं। बहरहाल इस हवाले से जो मज़ीद डिटेल्स होती हैं वो भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आप अपनी राय का इज़हार नाज़रीन कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा, ख़ास तौर पर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के हवाले से कि जिस तरह से उन्होंने अवाम को और पार्टी के अंदर अपनी एक्सेप्टेंस वो करवा रहे हैं, आप इस चीज़ को किस अंदाज़ में देखते हैं? और ख़ास तौर पर बैरिस्टर सुल्तान महमूद के जितने वो करीब होते जा रहे हैं, इससे उनको कितना फ़ायदा हासिल होगा? इस हवाले से अपनी राय का इज़हार नाज़रीन लाज़मी कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।